Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I am also fine. So let's start today's class. That is one of the most important topic for the UGC NET Public Administration as well as polity. Also experience of UPSC. ये सब के लिए बहुत ही important topic है. मेनली हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, जो कि हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. दैट इज फाउंडेशन ऑफ इंडियन वेलफेयर स्टेट. इस इस चैप्टर में बेसिकली आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि डीपीएसपी इन शॉर्ट हम बोलेंगे उसको जानेंगे. इसमें जो कंटेंट सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस है, क्या क्या स्कीम्स है उसको हम जानेंगे और डीपीएसपी क्यों आया उसको जानेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है डीपीएसपी. So table of the content is introduction to the DPSP, classification and categories of the DPSP, then fundamental rights versus DPSP comparison and relationship, and then constitutional amendments and judicial milestones, and then significance and criticism of DPSP, and then DPSP in contemporary governance and practices followed by the conclusion. ये हमारा आज का जो फ्लो है, जो आज का वीडियो लेक्चर है उसका फ्लो ऐसे कुछ इस हिसाब से रहेगा. सो इंट्रोडक्शन टू द डीपीएसपी. डीपीएसपी क्वेश्चन मार्क करता है डीपीएसपी क्या है. सो इंट्रोडक्शन टू डीपीएसपी. व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो अगर इन लेमैन आप बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जो कि गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट स्टेबलाइज करने के लिए गाइडेंस देते हैं. क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? क्या है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्या है कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि स्टेट को गाइड्स करते हैं उसको वेलफेयर स्टेट स्टेबलाइज करने के लिए. सो इफ वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिनीशन एंड लोकेशन, देन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आर कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेनिंग आर्टिकल्स 36 to 51. सो जो हमारा डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके पार्ट 4 और आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच क्या है कंटेन है. एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फेमसली डिस्क्राइब देम एज द नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइजिंग देयर यूनिक रोल इन गाइडिंग गवर्नेंस. देखिए इसमें बी आर अम्बेडकर जी ने डिस्क्राइब किया कि जो हमारा नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है जो कि उसको गाइडेंस करता है, क्या है एम्फेसाइज करता है गवर्नेंस के लिए. And if we talk about the primary objective and purpose of the DPSP, then DPSP aim to create a condition where citizen can enjoy justice, equality and dignity in social, economic and political life. They represent a commitment to transforming India into a society based on social justice, economic equality and human dignity through a systematic policy formulation. देखिए अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और पर्पज की बात करें कि डीपीएसपी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, डीपीएसपी लाने का प्राइमरी पर्पज क्या है, तो डीपीएसपी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है सोशल जस्टिस. मतलब सिटीजन के अंदर क्या है सिटीजन इंजॉय करे क्या सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंजॉय करे, वेलफेयर स्टेटमेंट होना चाहिए और जो हमारा इनइक्वलिटीज है उसको क्या करे रिड्यूस करे हमारा स्टेट. और जो हमारी स्टेट में जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको क्या करेगा हमारा स्टेट प्रोटेक्ट करेगा. तो कुछ है हमारे क्या है पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी है. एंड नाउ सी द नेचर एंड लीगल स्टेटस. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, मीनिंग citizens cannot directly approach court for their enforcement. However, they are considered fundamental in the governance of the country, serving as an indispensable principle that guides state policy and legislation. देखिए अगर हम डीपीएसपी के नेचर की बात करें तो हमारा जो डीपीएसपी का नेचर है क्या है नॉन जस्टिसेबल है. अब नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि आप अगर इसको आप कोर्ट नहीं कर सकते हो, कोर्ट में क्या कर सकते हो मतलब कि इसको पॉइंट को आप रेज नहीं कर सकते हो कि हमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं डीपीएसपी में वो होने ही चाहिए. ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो कोर्ट नहीं कर सकते हो मैटर को, तो इसको बोला गया नॉन जस्टिसेबल, दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट. एंड नेक्स्ट देखिए कोर फीचर ऑफ डीपीएसपी की अगर बात करें तो अगर हम कोर फीचर ऑफ डीपीएसपी की बात करें तो हमारा जो की कैरेक्टरिस्टिक है की फीचर्स है डीपीएसपी के, अगर हम इसको 5 अलग अलग डिस्टिंक्ट फीचर्स में डिफाइन किया गया है मतलब बांटा गया है. जैसे कि हमारा डीपीएसपी क्या है नॉन जस्टिसेबल है. नॉन जस्टिसेबल मतलब कि आप इसको कोर्ट में मैटर को नहीं हाईलाइट कर सकते, मतलब जो भी इसमें प्रोविजन दिए गए हैं डीपीएसपी के प्रोविजन उसमें आप क्या हो इन्फोर्सेबल है, कोर्ट इसको इन्फोर्सेबल नहीं कर सकता.
एंड इम्पोज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। सेकेंड पॉइंट है इसका फीचर्स कि इम्पोज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, मतलब कि स्टेट पे क्या करेगा, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा, मतलब कि स्टेट को ऑब्लिगेट करेगा, जो भी इसमें स्कीम्स दिए जाएंगे, जो भी इसमें पॉइंट्स हैं, इसके जो भी प्रोविजन होंगे डीपीएसपी में, उसको स्टेट क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये हमारा क्या रहा, सेकेंड फीचर्स। अगर हम थर्ड फीचर की बात करें तो होगा हमारा थर्ड फीचर एम टू प्रोटेक्ट अ वेलफेयर स्टेट, सॉरी एम टू प्रमोट अ वेलफेयर स्टेट। और ये क्या करेगा, किसी स्टेट को उसको प्रमोट करेगा, किसमें, वेलफेयर स्टेट बनने के लिए प्रमोट करेगा। एंड फोर्थ पॉइंट है रिमेन डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट टू सोसाइटल नीड्स। और जो हमारा स्टेट है उसको क्या होगा, उसको बोला कि फ्लेक्सिबल हो, रिमेन डायनेमिक हो और फ्लेक्सिबल भी हो, और ताकि कोई भी अगर सोसाइटल चेंज हो रहा है नीड्स के अकॉर्डिंग, उसमें हमारा स्टेट क्या हो, चेंज हो जाए। ये तो रहा हमारा चौथा फीचर्स। अगर हम पांचवें फीचर्स की बात करें तो होता है हमारा फंक्शन एज ए मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट। अब कोई भी फंक्शन हो, हमारे क्या हो, गवर्नमेंट का एक मोरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ये तो रहे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीपीएसपी। अगर हम बात करें कि सोर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्पिरेशन, मतलब कि इसका सोर्स कहाँ से रहा, डीपीएसपी हम कहाँ से लिए हैं, मतलब कहाँ से बोरोड किया गया है डीपीएसपी। तो अगर सोर्स की बात करें तो द डीपीएसपी कंसेप्ट वाज प्राइमरली बोरोड फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, while social welfare ideas were derived from the Spanish Constitution। देखिए अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो अगर एमसीक्यू कभी कभी आता है कि जो हमारा डीपीएसपी है वो कहाँ से बोरो किया गया है, तो इनका सिंपल जवाब जो है हमारा डीपीएसपी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया है। जो और जो ये चीज़ें जो इंस्पायर्ड हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुए हैं, गार्डियन फिलोसफी से इंस्पायर हुए हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से क्या है, इंस्पायर हुए हैं। तो ये सब रहा बेसिक रूट हमारा कि डीपीएसपी कहाँ से बोरोड किए गए हैं। And now see the sources and constitutional inspiration. So the DPSP concept was primarily borrowed from the Irish constitution, while social welfare ideas were derived from the Spanish constitution. And Gandhian philosophy contributed principle regarding village panchayat. Socialist ideology provided the foundation for economic justice, and liberal thought contributed concept of freedom and peace. नाउ सेकंड पॉइंट अगर देखें क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज ऑफ डीपीएसपी की बात करें तो जो हमारा डीपीएसपी मेनली तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तीन कैटेगरी मतलब कि डीपीएसपी में जो भी प्रोविजन दिए हैं उसको बेसिकली तीन कैटेगरीज में क्या है, डिवाइड किए गए हैं। बेसिकली जो हमारा पहला कैटेगरीज है वो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल ओवरव्यू, जिसको बोला जाए सोशलिस्ट प्रिंसिपल। एंड अगर और दूसरा जो उसका कैटेगरी जो है गार्डियन प्रिंसिपल, एंड थर्ड जो है कैटेगरी वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। देखिए अगर कैटेगरीज की बात करें तो इसका हिसाब से मतलब कि तीन कैटेगरीज में बांटा गया कि सोशलिस्ट, पहला जो हमारा कैटेगरी जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल का एम ये होता है कि जो हमारा स्टेट है वो उसको हम कैसे प्रमोट करें, सोशलिस्ट एंड मतलब कि सोशल एंड वेलफेयर में उसको हम कैसे प्रमोट करेंगे। C. The socialist principle specifically aim to stabilize a socialist welfare state focused on minimizing inequalities and promoting social justice। अगर वहीं हम बात करें गार्डियन प्रिंसिपल ओवरव्यू देखें तो गार्डियन प्रिंसिपल आर इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधीज आइडियोलॉजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ सफिशिएंसी, emphasizing democratic decentralization and grassroots democracy through village पंचायत। एंड और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ओवरव्यू की बात करें तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज फोकसिंग ऑन नेशनल इंटीग्रेशंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड इंटरनेशनल पीस। तो ये रहे हमारे बेसिकली थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डीपीएसपी। नाउ सी डिटेल सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में हम क्या है एक सारे प्रोविजंस को देखेंगे, क्योंकि हमारा जैसा हम जानते हैं जो हमारा डीपीएसपी हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच है। तो हम जो डीपीएसपी की पढ़ेंगे जो हमारा आर्टिकल 36 से 51 तक है उसको बेसिकली तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। तो उसी को हम बोले हैं कि जो हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ डीपीएसपी, तो जो तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, जो हमारा पहला था सोशलिस्ट पहला जो हमारा कैटेगरी था सोशलिस्ट प्रिंसिपल था। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जो हमारे आर्टिकल्स आएंगे उसको अब हम डिटेल्स में देखेंगे कि जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के कौन कौन से आर्टिकल है, उनके आर्टिकल के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल जो हमारा है 39। उससे पहले अगर हम आर्टिकल 39
को पढ़ने से पहले जानेंगे कि आर्टिकल 37, 36, 37, 38 क्या है, क्योंकि हमारा जो डीपीएसपी स्टार्ट होता है आर्टिकल 36 टू 51 होता है। तो हमारा जो आर्टिकल 36 है वो बताता है मीनिंग ऑफ स्टेट इन डीपीएसपी, जैसे डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो उसमें स्टेट का क्या मीनिंग है उसको आर्टिकल 36 बताता है। एंड आर्टिकल 37 मतलब एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, जैसे कि डीपीएसपी का क्या एप्लीकेशन है, आर्टिकल 37 वो बताता है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 37, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी इज डीपीएसपी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे हमें क्या एप्लीकेशन है इसके डीपीएसपी के जो आर्टिकल 37 में है, तो जो ये सब चीज़ें प्रोविजंस बताए गए हैं फीचर्स डीपीएसपी के, वो आर्टिकल 37 में ये है कि हमारा जैसे कि डीपीएसपी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं और गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। जैसे हमारा जो भी स्टेट के गवर्नमेंट है उसके उनके लिए क्या है, फंडामेंटल है, मतलब कि स्टेट ऑब्लिगेट है, जो भी प्रोविजंस डीपीएसपी में दिए गए हैं उसको क्या करेगा, इंप्लीमेंट है। एंड स्टेट का ड्यूटी होता है कि इसको इंप्लीमेंट करना। तो ये सब क्या है, आर्टिकल 37 में दिए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं, अगर इन शॉर्ट बात करें तो 37 आर्टिकल डील विथ एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। एंड वहीं हम आर्टिकल 38 की बात करें तो 38 स्टेट करता है कि सोशल ऑर्डर स्टेबलाइज करेगा हमारा स्टेट एंड इनइक्वालिटी रिड्यूस करेगा स्टेट, तो ये हमारा आर्टिकल 38 में है। एंड नाउ आर्टिकल 39 को देखें तो 39 बताता है इकोनॉमिक जस्टिस एंड वर्कर प्रोटेक्शंस। सो आर्टिकल 39 रिक्वायर्स द स्टेट टू इंश्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीकर्स एंड चिल्ड्रेंस। तो ये क्या है, हमारा प्रोविजन, ये सब सारे आर्टिकल 39 में दिए गए हैं। एंड सी आर्टिकल, उससे पहले हम 38 को पढ़ा हमने, जैसा 38 को बताया कि सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस पे होगा, तो आर्टिकल 38 में बताएगा कि 38 मैंडेट द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपुल थ्रू अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस रिक्वायरिंग द मिनिमाइजिंग ऑफ इनक्वालिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज। और वहीं हम 39 को देखें तो 39 में बताता है इकोनॉमिक जस्टिस एंड वर्कर प्रोटेक्शन, एंड 39 ये बताता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स। देखिए सब बेसिकली क्या है, आर्टिकल्स हैं, आपको याद करना पड़ेगा। आप आर्टिकल्स को जो टाइटल्स होते हैं बेसिकली उतना अगर पता है तो आप एमसीक्यू कर ले जाएंगे। जैसे आपका आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स, इसमें बोलता है कि जो हमारे सिटीजन हैं, स्टेट के सिटीजन होंगे, उनके साथ इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और उनके फ्री लीगल एड्स मिलना चाहिए। और ये जो आर्टिकल हमारा 39A है वो इंसर्ट हुआ था बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। आर्टिकल 39A मैंडेट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स इंश्योरिंग दैट जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन ड्यू टू इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। तो जो आर्टिकल 39A को रिगार्डिंग याद करने वाली बात है कि जो आर्टिकल 39A हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 के द्वारा इंसर्ट किया गया था, जो बताता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 41, तो आर्टिकल 41 हमारा डील करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड असिस्टेंस। So Article 41 provides the right to work, education and public assistance in case of unemployment, old age, sickness or disability, making it one of the most significant provision of social security. And now see Article 42. Article 42 जो कि हमारा बोलता है जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन, मैटरनिटी रिलीफ से बात करता है। जैसे देखिए यहाँ पे, और आर्टिकल 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स को बताता है। सी आर्टिकल 42 एंड 43 वर्कर्स वेलफेयर एंड लिविंग स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। सी आर्टिकल 42 प्रोवाइड्स फॉर ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ, एंड वाइल आर्टिकल 43 मैंडेट्स अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो देखिए अगर इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है आर्टिकल 42 आपका डील करता है ह्यूमन वर्क कंडीशन, जिसमें मैटरनिटी रिलीफ भी आएगा, और वहीं आर्टिकल 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स और कॉटन इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट, ये सारे प्रोविजंस है बेसिकली आर्टिकल्स में। तो इसमें क्या बहुत सारे प्रोविजंस है, एक ही नहीं है, तो आपको सब याद करना पड़ेगा। जैसे 43 के अंदर हमारा लिविंग वेज फॉर वर्कर्स है, कॉटन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है, सब कुछ दिया है।
ये तो हमारा रहा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डीपीएसपी, जो कि हमारा है सोशल प्रिंसिपल पे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे। अब अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें, जो हमारा सेकंड कैटेगरीज है वो है गांधीयन प्रिंसिपल। सो जो हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है वो स्टार्ट हो, उसमें है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो इस प्रकार है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 हमारा बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो अगर इन सिंपल बात करें तो हमारा जो डीपीएसपी का आर्टिकल 40 जो कि गार्डियन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है ये इंसर्ट किया गया है फिलोसफी। तो उसमें आर्टिकल 40 बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब कि जो डीपीएसपी गाइड करता है किसी भी स्टेट को, वो अपने स्टेट में विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करे। सो आर्टिकल 40 मैंडेट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, emphasizing डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी एज द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नेंस। देखिए यहाँ पे हम कुछ ही आर्टिकल्स जो हमें इंपॉर्टेंट लगा है उसको मैंने इंसर्ट किया है। बाकी वैसे तो आप एक बार बुक से जितने भी आर्टिकल्स है सबको पढ़ना है, कोई भी स्किप नहीं करना है। बट यहाँ पे मैंने जो जिनके चांस ज़्यादा हैं आने के वो मैंने बस क्या किया है, ड्रॉ किया है। जैसे आर्टिकल 40 हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, देन आर्टिकल 43 है प्रमोट कॉटन इंडस्ट्रीज, एंड आर्टिकल 46 आपका है प्रमोशन ऑफ बिगर सेक्शंस। सी आर्टिकल 46 डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस while protecting them from social injustice and exploitation। एंड आर्टिकल 48 हमारा बताता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। सो आर्टिकल 48 डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफ काउज एंड मिलीच कैटल्स, रिफ्लेक्टिंग ट्रेडिशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अलोंगसाइड मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये तो रहा हमारा गार्डियन प्रिंसिपल के ऊपर जो हमारा डीपीएसपी कैटेगराइज किया गया था, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड कैटेगरी जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स फोकस करता है मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यू को फोकस करता है। सो जो इसके इंपॉर्टेंस आर्टिकल वो इस प्रकार हैं। आर्टिकल 44, देखिए इसमें आर्टिकल 44 होता है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें नहीं हुआ है बट आप लोग लिख लीजिए। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बताता है वन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। जैसे होते हैं ना हिंदू मैरिज लॉ हो गया, मुस्लिम मैरिज लॉ, ऐसे सब अलग अलग रीजन के अपने लॉ हो गए। तो ऐसा नहीं, ये हमारा यूसीसी बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सभी सिटीजन के लिए एक लॉ होंगे। तो ये आर्टिकल 44 में है। एंड आर्टिकल 45 बताता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसमें बेसिकली डील होता है कि जो फ्री एजुकेशन मिले बच्चों को अप टू 14 ईयर तक। सी आर्टिकल 45 ओरिजिनली मैंडेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 years, later modified by the 86th constitutional amendment to focus on early childhood care and education। देखिए ये जो हमारा प्रोविजंस दिया गया है कि मैंडेटरी कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर, ये हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट में भी डाल दिया गया है, जिसको बोलते हैं 21A, फंडामेंटल राइट्स 21A। और ये प्रोविजन देखिए इसमें हमारा डीपीएसपी में भी आर्टिकल 45 के तहत भी दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो आर्टिकल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। एंड आर्टिकल 48A इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए जो हमारा आर्टिकल 48A वो बताता है कि इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, मतलब स्टेट अपने स्टेट के दायरे में टेरिटोरियल एरिया में जितने भी इन्वायरमेंट होंगे उनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो हमारा आर्टिकल 48A हमारा एडेड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट के तहत हमारा ये एड किया गया था। सी एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 48A मैंडेट द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, स्टेबलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। एंड आर्टिकल 49 भी है जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट। हमारे स्टेट में जितने भी स्मारक वगैरह होंगे, पोर्ट वगैरह होंगे, जो भी मतलब हेरिटेज प्लेसेस होंगे उनको क्या करेगा हमारा स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। एंड आर्टिकल 50 बताता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सी आर्टिकल 50 डायरेक्ट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एम्फेसाइजिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड रूल ऑफ लॉ एज ए एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। एंड आर्टिकल 51 बताता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस, आर्बिट्रेशन, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। तो देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स है, वो आप लोग को एक बार बुक से गो थ्रू होइएगा, बट जो हमें लगा इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉ किया है।
ये रहे हमारे 3 कैटेगरीज ऑफ डीपीएसपी, और उसके अंदर जो आते हैं सारे आर्टिकल 36 टू लेके 51 तक में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नाउ सी द फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप को बात करेंगे हम यहाँ पे बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या कंपैरिजन है, क्या रिलेशन है, उसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट में सारे प्रोविजंस दिए गए थे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों लाया गया, इसके लाने का क्या मतलब है, क्या रिलेशन है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स क्या है और फंडामेंटल राइट्स करते क्या हैं। तो देखिए जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो मेनली फोकस करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारा मतलब फंडामेंटल राइट है इंडिविजुअल का क्या करता है, फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है और गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, और जो भी गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है और सिटीजन को लीगल राइट्स देते हैं। कौन, फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा फंडामेंटल राइट क्या करता है, इंडिविजुअल का फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट की जो पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है और इंडिविजुअल के राइट्स देते हैं, लीगल राइट्स देता है। तो हमारा क्या करता है, फंडामेंटल्स के काम है। जैसे जैसे हम कुछ फंडामेंटल की बात करते हैं, जैसे स्पीच फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी फ्रीडम हो गया, रिलीजियस फ्रीडम हो गया, तो ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जो हमारा फंडामेंटल का मेन फोकस है इंडिविजुअल की लिबर्टी है। अब बात रही कि इसमें इशू क्या है, फंडामेंटल राइट्स में इशू क्या थे। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने देखा कि अगर सिर्फ फ्रीडम दे दिया और इकोनॉमिक सोशल इक्वलिटी नहीं दी तो पुअर और वीक लोग प्रैक्टिकली राइट्स यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स बेसिकली दिए गए हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो भी हमारे फंडामेंटल्स राइट हैं बेसिकली इसको जो हमारे सिटीजन्स होंगे, जो गरीब और अनएजुकेटेड लोग हैं, वो क्या करेंगे, बेसिकली यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे आप वो है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो अगर हम कोई पुअर व्यक्ति है, गरीब इंसान है और अनएजुकेटेड है, उसको हम बोले कि आप ये जो फंडामेंटल राइट आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसको आप यूज करो, तो यूज कर पाएगा, वो कुछ बोल पाएगा, कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स तो हमने दे दिया, बट उससे भी जरूरी है उनको क्या करना, उनको स्ट्रेंथ करना, उनको वेल एजुकेट करना, उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस करना, तभी तो जाके हमारा फंडामेंटल राइट को लोग अच्छे तरीके में और सही मायने में यूज कर पाएंगे। तो ये तो रहा मेन इशू फंडामेंटल राइट को लेके। तो इसी चीज को, इस जो हमारे इश्यूज थे, इस इश्यूज से ओवरकम होने के लिए डीपीएसपी को इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब डीपीएसपी इंट्रोड्यूस हुआ। अब डीपीएसपी का मेन एम क्या है, देखिए हमने फंडामेंटल राइट का मतलब पर्पज क्या था और उसको उसमें इश्यूज क्या आया उसको देख लिया। अब हम देखें कि जो डीपीएसपी जो है उसका प्राइमरी फोकस क्या रहेगा। तो डीपीएसपी का जो एम था वो है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, वेलफेयर स्टेट बनाना। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट बोलता है कि स्टेट क्या नहीं करेगा, मतलब जो अगर सिंपल अगर देखें क्रोनोलॉजी ट्रिक को पकड़ेंगे तो फंडामेंटल आपको बताता है कि स्टेट क्या नहीं करेगा, मतलब स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करता है। वहीं डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी बताता है कि स्टेट क्या करेगा, स्टेट को क्या क्या करना चाहिए। मतलब डीपीएसपी क्या है, गाइडलाइंस है, गाइड करता है, डायरेक्ट करता है स्टेट को। और अगर हम कंपैरिजन की बात करें, सिंपल कंपैरिजन अगर निकाले फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच, तो हम जैसा जानते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, मतलब कि गवर्नमेंट के जो पावर को लिमिट करती है, मतलब जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इम्फेसाइज करता है। वही हमारा डीपीएसपी क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इम्फेसाइज करता है। और हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या बताता है, इंडिविजुअल के फ्रीडम को बताता है। वहीं डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट को बताता है। और हमारा फंडामेंटल राइट्स कोर्ट इन्फोर्समेंट कर सकता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसको कोर्ट क्या करता है, इन्फोर्स कर सकता है। और डीपीएसपी को कोर्ट क्या कर सकता है, इन्फोर्स नहीं कर सकता। और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो निगेटिव ऑब्लिगेशन को बताता है, वहीं हमारा डीपीएसपी क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन को बताता है। तो ये तो रहा हमारा बेसिक कंपैरिजन किसके बीच, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किए थे, उनका वो क्या चाहते थे, वो बेसिकली चाहते थे कि हमारे जो इंडिया में क्या हो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल डेमोक्रेसी हो। तो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन देगा, फंडामेंटल राइट्स देगा।
और सोशल डेमोक्रेसी हमारा कौन देगा? डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि देखिए एक बैलेंस होना चाहिए। देखिए हमने फंडामेंटल राइट्स तो बता दिया कि इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट से है, बट अगर हम इंडिविजुअल को क्या करेंगे, इंपावर नहीं करेंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे, उनकी पॉवर्टी को नहीं हटाएंगे, तो क्या होगा, इस चीज का फायदा वो नहीं उठा पाएंगे। तो क्या हुआ, एक बैलेंस व्यू नहीं हुआ। तो बैलेंस व्यू करने के लिए डीपीएसपी को इंसर्ट किया गया, जाकि डीपीएसपी का जो मेन फोकस है वो है सोशल डेमोक्रेसी। तो यही हुआ हमारा बैलेंस व्यू। अगर हम बैलेंस व्यू की बात करें तो बैलेंस व्यू इक्वल टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्लस सोशल डेमोक्रेसी। देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या आता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब हम इंडिविजुअल को, मतलब सिटीजन को वोट देने का राइट दे दिए। तो क्या इनफ है वोट देना ही क्या है डेमोक्रेसी, मतलब एक सही मायने में डेमोक्रेशन का मतलब है? नहीं। अगर सही मायने में एक बैलेंस भी हम डेमोक्रेसी का मतलब देखें तो हमारा होता है कि पीपुल को हम क्या करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसको इंपावर करें एजुकेशन के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, हेल्थ के मामले में, इक्वल अपॉर्चुनिटी को मामले में, इस सब मामले में हमारा सिटीजन का हो, एम्पावर्ड हो, स्ट्रेंथ हो, सबको आप मिल सके, ये सब चीजें, तब जाके हमारा सही मायने में हम डेमोक्रेसी देखेंगे बैलेंस व्यू में। तो इसीलिए हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को दोनों को लाया गया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि वाई डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल बनाया। मतलब कि डीपीएसपी में हम देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, स्टेट को गाइड करने के प्रिंसिपल्स और स्कीम्स दिए गए हैं, बट इसको नॉन जस्टिसेबल क्यों बनाया? देखिए उस टाइम इंडिया क्या था, बहुत पुअर कंट्री थी, और क्या थी, रिसोर्सेस लिमिटेड थे। तो गवर्नमेंट क्या करता, हर जो वेलफेयर पॉइंट्स थे उसको क्या करे, प्रॉमिस नहीं कर सकता कि इमीडिएटली उसको फुलफिल कर सके। जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सारा सब कुछ क्या होगा, हमारा स्टेट प्रॉमिस नहीं कर सकता था कि उसको तुरंत इमीडिएट प्रोवाइड कर सके। हाँ, बट स्टेट क्या करेगा, ट्राई करेगा देने का, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, आज न कल उसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो इसीलिए क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, बट क्या है, फंडामेंटल है। इसीलिए उसको क्या है, डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल बनाया, क्योंकि इंडिया उस समय बहुत ही पुअर था और क्या था, रिसोर्सेस लिमिटेड थे। तो ये सब सारे पॉइंट को क्या है, प्रॉमिस नहीं कर सकता था कि स्टेट से सब सारे पॉइंट को वो क्या करेगा, देगा ही देगा। बट हाँ, ये है कि उसको गाइडलाइंस बना दिया कि इसको स्टेट करेगा, कैसे भी करके अब स्टेट उसको फुलफिल करेगा। तो अगर हम यहाँ बात करें शॉर्ट ट्रिक की, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोनों साथ मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। जिसमें हमारा एफआर गिव्स फ्रीडम एंड डीपीएसपी गिव इक्वालिटी एंड वेलफेयर। जिसमें हमने एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक विजन है इसके रिगार्डिंग। उनका एक विजन था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होगी, तब जाके हमारा क्या होगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगा। सो ये रहा हमारा फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी कंपेरिजन एंड रिलेशनशिप हमने देखा है। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस की। अगर हम बात करें comparative analysis between FR and DPSP. So key differences in nature and enforcement. See, fundamental rights are justiciable and enforceable by the court, while DPSP are non-justiciable with no legal enforcement mechanism. FR provides negative obligation restricting state power, whereas DPSP impose positive obligation means requiring state actions. And purpose एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की बात करें तो हमारा फंडामेंटल राइट्स प्राइमरली इंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बाय प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम्स, वेयर एज डीपीएसपी प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बाय गाइडिंग स्टेट पॉलिसी टुवर्ड कलेक्टिव वेलफेयर। सो दिस इज द ऑल अबाउट कलेक्टिव एनालिसिस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। नाउ रिलेशनशिप एंड हार्मनी की अगर हम बात करें, relationship and harmony between FR and DPSP. So historical evolution of FR and DPSP relationship. See, initially fundamental rights held supremacy over DPSP, but the Supreme Court later stabilized harmony and balance between them. The landmark state of Madras versus Champakam Dorai Ranjan's case in 1951 held that FR prevail over DPSP, leading to first constitutional amendment. And judicial interpretation and balance view की बात करें तो the Supreme Court has consistently emphasized that harmony between FR and DPSP is essential for the Constitution's integrity. See, in the Minerva Mills case 1980s,
द कोर्ट हेल्ड दैट डिस्ट्रॉइंग ईदर एफआरआर डीपीएसपी वुड डैमेज द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर्स। ये देखिए, हम यहाँ पे कुछ जो हमारे केस थे बेसिकली, जैसे हमारी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करें, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी रिलेशन की बात करें, तो जो हमारा लैंडमार्क केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम डोरारीजी रंजन का केस था, जो कि 1951 में हेल्ड हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि एफआर प्रिवेल, मतलब एफआर इज ग्रेटर देन डीपीएसपी हुआ था, जो हमारा लीड करता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। और वहीं हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड बैलेंस व्यू की बात करें, तो जो हमारा केस था मिनर्वा मिल्स केस, जो कि 98 में था, इसमें कोर्ट ने बताया कि अगर हम कोई भी फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी को डैमेज कर रहे हैं तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा। तो ये कुछ क्या है, बेसिक केस थे, बेसिकली रिलेशनशिप एंड हार्मोनी को लेके। नाउ सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड जुडिशियल माइलस्टोन्स की अगर हम बात करें तो सी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन विच 42nd Amendment Act of 1976, the 42nd Amendment Act of 1976 added articles 39A, 43A, 48A, strengthening the socialist orientation of DPSP and addressing legal aid, वर्कर पार्टिसिपेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए, जो हमारे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहे उसमें हमारा है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जो कि 42nd एक्ट हमारा जो आर्टिकल्स इससे इंसर्ट किए गए वो है 39A, 43A, 48A, जो कि स्ट्रेंथ करते हैं सोशलिस्ट ओरिएंटेशन ऑफ डीपीएसपी। एंड हमारा है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये देखिए, जो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इस एक्ट को, तो इसमें जो याद रखने वाली पॉइंट है। एंड हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 है। सी द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। हाँ देखिए, जो हमने बात किया था कि जो हमारा इनिशियली हमारे फंडामेंटल राइट्स 7 थे, और 7th में जो हमारा लास्ट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44th अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया था। एंड हेल्पिंग प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय रिमूविंग अ बैरियर टू लैंड रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन। एंड नेक्स्ट है हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21A एंड मॉडिफाइड आर्टिकल 45 टू फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है 21A, जो है राइट टू एजुकेशन, जिसमें हम देखते हैं कि जो अप टू 14 ईयर्स के चाइल्ड हो गए उनको फ्री मैंडेटरी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये जो प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल ऐड किया गया है 21A, ये हमारा 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत ऐड किया गया था। नाउ सी द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस। अगर हम कुछ लैंडमार्क केसेस की बात करें तो उसमें कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम डोरारजी रंजन केस, जो कि 1951 में हुआ था। एंड दिस केस स्टेबलाइज दैट फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, लीडिंग टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड क्रिएटिंग द फाउंडेशन फॉर द एफआर डीपीएसपी रिलेशनशिप। एंड सेकेंड हमारा जो लैंडमार्क है वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दिस केस इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्टेबलाइजिंग दैट हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर देखिए, जो हमारा केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 था वो था हमारा स्टेट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक केस है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। और इस केस में क्या हुआ था, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया गया था और पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर थी उसको लिमिट की गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन को आर्बिट्री चेंजेस से प्रोटेक्ट किया गया था। तो ये सब क्या थे, हमारा कुछ इसके इम्प्लीकेशन थे। जो ये जजमेंट आया था हमारा केशवानंद भारती केस का, वो आया था 24 अप्रैल 1973। अगर बैकग्राउंड ऑफ द केस देखें तो केस स्टार्ट हुआ था जब केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्मेंट एक्ट पास किया था एंड रिलीजियस प्रॉपर्टीज पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। और इसमें जो केशवानंद भारती जी थे, केशवानंद भारती जी को एक मठाधीश थे।
देखिए आपके जो सिलेबस में है बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी ये जो केशवानंद भारती केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। तो इसको हम थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं केस का बैकग्राउंड क्या था। देखिए 1957 का टाइम था। इंडिया में गवर्नमेंट गरीबी हटाने और लैंड रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही थी। केरला गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बनाया जिसमें बड़ा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जमीन पर रेस्ट्रिक्शन लाई गई। और जमीन किसका था? केशवानंद भारती जी का था। वो क्या थे? मठ के हेड थे, मठाधीश जिसको बोलते हैं। स्वामी केशवानंद भारती, उन्होंने देखा कि नए लॉ से उनके मठ की प्रॉपर्टी क्या अफेक्ट हो रही थी। स्वामी ने कहा गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पर हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिए जो नए लैंड रिफॉर्म को लेके केरला गवर्नमेंट ने क्या उनके मठ के जमीन को ले ली थी। तो मठाधीश जो हमारे केशवानंद भारती जी थे, उन्होंने बोला कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या हुआ? वायलेट हुआ, सॉरी। और वो क्या हुआ? कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंच गया और वहां पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जैसे कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी बदल सकता है? मतलब क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी बदल सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन की भी कोई लिमिट है? देखिए सब क्या क्वेश्चन उठे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठे और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेना था इसमें। तो इसमें क्या हुआ? 13 जजों की एक सबसे बड़ी बेंच बनी, जो कि 68 दिन तक आर्गूमेंट चले। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसका फाइनली रिपोर्ट आया 24 अप्रैल 1973 को। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट दिया और जजमेंट में उन्होंने क्या बताया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो इसमें कोर्ट ने कहा डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, सेकुलरिज्म, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडेंटिटी है। इन्हें कोई गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती। इस जजमेंट के बाद इंडियन डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों और स्ट्रांग हो गए और इसी केस से फेमस कंसेप्ट आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो कि बताता है पार्लियामेंट पावरफुल है, बट कॉन्स्टिट्यूशन उससे भी ज्यादा पावरफुल है। एंड थर्ड देखें तो थर्ड हमारा है गोलकनाथ केस, जो कि 1967 में आया था। इस केस के अकॉर्डिंग द गोलकनाथ केस रेस्ट्रिक्टेड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, स्टेबलाइजिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है मिनेरवा मिल्स केस 1980। द मिनेरवा मिल्स केस हेल्ड दैट द बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी इज essential and destroying either would damage the constitution basic structures. And now significance and criticism of DPSP. अब देखिए हम सिग्निफिकेंस और क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी के देखेंगे कि हमारा डीपीएसपी के क्या क्या सिग्निफिकेंस है और किस बेस में डीपीएसपी हमारा क्रिटिसाइज किया गया। सी सिग्निफिकेंस इन गवर्नेंस, अगर हम गवर्नेंस में डीपीएसपी की सिग्निफिकेंस देखें तो फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, दैट इज डीपीएसपी सर्व एज द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन वेलफेयर स्टेट, प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सिस्टमैटिक पॉलिसी गाइडेंस। And next, guide to government and policy framework. See, DPSP act as a comprehensive guide for government, providing a policy framework that influence administrative decision making, welfare administration, and decentralized governance. Next हमारा है basis for social legislation and democratic socialism. DPSP forms the constitutional basis for labor law, welfare schemes, and educational policies, ensuring डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज। तो ये कुछ हमारे क्या थे सिग्निफिकेंस हैं किसके? डीपीएसपी के गवर्नेंस प्रोसेस में, जैसे कि हमारा वेलफेयर स्टेट का फाउंडेशन करना और कुछ गवर्नमेंट में पॉलिसी गाइड बनाना, फ्रेमवर्क बनाना, और कुछ जैसे लेजिस्लेशन एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना। तो ये सब क्या है सिग्निफिकेंस देखे गए गवर्नेंस में किसके? डीपीएसपी के। एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस, मतलब हमारा जो डीपीएसपी है किस किस बेस पे चैलेंज किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। तो हम बात करते हैं फर्स्ट नॉन इन्फोर्सिबिलिटी एंड वेगुनेस। सी डीपीएसपी आर क्रिटिसाइज फॉर बीइंग नॉन जस्टिसेबल विथ नो लीगल सैंक्शन, while some provisions remain vague and unclear in their implementation requirement। देखिए जो मैंने बात किया था कि जो एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है डीपीएसपी का, वो यह है कि जो हमारा डीपीएसपी होता है नॉन जस्टिसेबल होता है, मतलब कि इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में।
तो ये इस बेस पे क्या है, डीपीएसपी क्रिटिसाइज किया गया और बोला गया कि जो डीपीएसपी है वेग्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी उसमें नहीं है, बहुत चीज़ें मतलब क्लियर नहीं लिखी गई है। तो पहला चैलेंजेस था। सेकंड देखते हैं, फाइनेंशियल बर्डन एंड कन्फ्लिक्ट पोटेंशियल। सेकंड हमारा जो क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस है, फाइनेंशियल बर्डन एंड कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल। सी, implementation of DPSP requires significant financial resources, creating substantial burden on government budgets, while the provisions may potentially conflict with fundamental rights. तो देखिए, जैसा बताया गया टाइटल है सेकंड चैलेंजेस का कि फंडामेंटल बर्डन एंड कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल। जैसा कि हमारे डीपीएसपी के थ्रू बहुत सारे दिया गया कि स्टेट हमारा वेलफेयर प्रोग्राम करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, हेल्थ प्रोवाइड कराएगा, वेजेस होगा, राइट वेजेस होगा, इनइक्वलिटीज को लाएगा, पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा। तो इस सब के लिए क्या है, हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे जो स्टेट के ऊपर क्या हुआ, फाइनेंशियल बर्डन आ गया। एंड नेक्स्ट हमारा है डीपीएसपी इन कंटेम्प्रोरी गवर्नेंस एंड प्रैक्टिसेस। सी, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, सोशल वेलफेयर स्कीम बेस्ड ऑन डीपीएसपी। अब अगर हम रियल ग्राउंड पे देखें, अगर रियल सिनेरियो में देखें कि हमारे डीपीएसपी में क्या क्या चेंजेस आए, डीपीएसपी के थ्रू क्या क्या चेंजेस आए, तो उसका जो रियल मैकेनिज्म है, रियल इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, वो है सोशल वेलफेयर स्कीम बेस्ड ऑन डीपीएसपी। अगर हम बात करें जैसे कि मनरेगा है, मतलब कि मनरेगा, इसमें क्या हो, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, एम्प्लॉयमेंट स्टेट क्या करेगा, इंश्योर करेगा एम्प्लॉयमेंट देने का। तो इसके थ्रू हमारा जो मनरेगा का प्रोग्राम आया। सी, कंटेम्प्रोरी गवर्नेंस इंप्लीमेंट्स डीपीएसपी थ्रू स्पेसिफिक स्कीम्स इंक्लूडिंग मनरेगा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मिड डे मील स्कीम, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन का चीज हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी हो गया, एंड पंचायती राज सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रोविजंस है, बेसिकली क्या है, प्रोविजंस अगर हम देख रहे हैं डीपीएसपी क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन किस हिसाब से हुआ है। अगर मॉडर्न गवर्नेंस में हम देखें तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं जो कि डीपीएसपी के थ्रू हमारे स्टेट ने क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है। मनरेगा का प्रोविजंस लाया जो हमारे एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करता है, कि हमारा स्टेट एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करता है, और फूड सिक्योरिटी लाया, पंचायती राज सिस्टम स्टेबलाइज किया जो कि हमारे डिसेंट्रलाइजेशन को बताता है। तो ये सब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है डीपीएसपी के। एंड वही इन्वायरमेंटल एंड लीगल प्रोग्राम्स की बात करें तो इन्वायरमेंटल लॉ एंड लीगल एड प्रोग्राम रिप्रेजेंट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 48A एंड 39A respectively, showing how DPSP guides modern governance challenges like environmental protection and access to justice. एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस की बात करें कि डीपीएसपी का एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, तो आएगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। सी, डीपीएसपी गाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग एंड फॉर्म्स द बेसिस फॉर वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरिंग द ब्यूरोक्रेटिक एक्शंस अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, जो हमारा यूजीसी नेट में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, रिफरेंस है, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं इससे, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। उसके बाद भी अगर देखें तो कि डीपीएसपी आर्टिकल्स फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन यूजीसी नेट इंक्लूड आर्टिकल 38 दैट इज सोशल जस्टिस, आर्टिकल 39 इकोनॉमिक जस्टिस, आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड्स, आर्टिकल 40 पंचायत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45 एजुकेशन, आर्टिकल 48A इन्वायरमेंटल्स, Article 50 separation of judiciary from executive, and Article 51 international peace. So here are the some important article related to the DPSP which is the highly probably chance to come in your UGC NET exam June 26. So इस सारे जो इतने MCQ पॉइंट है आर्टिकल से रिलेटेड, उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और उसको रिवाइज कीजिएगा, 2 बार 3 बार याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनको आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। सो फाइनली सी, कंक्लूजन एंड फ्यूचर आउटलुक की हम बात करें डीपीएसपी के, तो समरी ऑफ की पॉइंट्स। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी एंड इवोल्यूशन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिप्रेजेंट द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियाज वेलफेयर स्टेट, इवॉल्विंग थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन टू एड्रेस कंटेम्प्रोरी गवर्नेंस चैलेंजेस। एंड सेकेंड, practical implementation and future directions. DPSP strongly influence governance, legislation, administration, and public policy despite being non-justiciable, forming the basic for social justice, economic equality, and human dignity in modern India. Thank you for watching.
If you like the today's PPT, so like and subscribe my channel, that is Pup Adam Classes for UGC NET Public Administration. Welcome.